नमस्ते। आज हम सभी परिवार के लोग यहाँ पे व्यवहारात्मक जनवाद किताब का मूल्यांकन के लिए बैठे हैं। आज हमने ये किताब ख़त्म करी है पढ़ के, आज 6 जुलाई 2020 को। इससे पहले हमने 4 दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन और मानव अनुभव दर्शन का पठन किया है। व्यवहारात्मक जनवाद का यह प्रबंध बाबा जी ने मानव की परस्परता में जो जनवाद होगा, जनवाद मतलब जो मानव के साथ जो बातचीत करता है, चर्चा करता है, संवाद करता है, उससे ये तात्पर्य है। उसके लिए मुख्यतः इसे लिखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानव परस्परता में ही जीता है, और जब वो परस्परता में जीता है तो जन चर्चा करता ही है। और फिर यहाँ पे जब परस्परता में जीता है तो व्यवहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, और न्यायपूर्ण व्यवहार इसकी एक उपलब्धि है। तो अब ये जनवाद का लक्ष्य क्या होगा? तो जनवाद का लक्ष्य होगा कि मानव जनचर्चा पूर्वक, जनवाद पूर्वक अपनी मानवाकांक्षा और जनाकांक्षा को पहचान पाए और फिर उसे प्रमाणित कर पाए, और फिर इस क्रम में वो अपने लक्ष्य और दिशा को सुनिश्चित कर पाए, और फिर स्वीकृति पूर्वक इसे स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत भी कर पाए, दूसरों की स्वीकृति के लिए भी प्रस्तुत कर पाए। तो इस प्रकार यहाँ पे मानव का उपकार भी दिखाई देता है, और इस प्रकार से इसे लोकव्यापीकरण के अर्थ में भी बाबा जी ने इस किताब को प्रस्तुत किया है। यह किताब व्यवहारात्मक जनवाद 8 अध्याय में संकलित की गई है। पहला अध्याय है व्यवहारात्मक जनवाद क्यों। तो व्यवहारात्मक जनवाद क्यों में बाबा जी ने परंपरा की समीक्षा भी की है, और फिर इसमें ये बताया है कि मानव अभी तक जो परंपरा चली आई है इसमें भय, प्रलोभन व संघर्ष पूर्वक ज़्यादातर जी रहा है, और वो इससे मुक्ति पाना चाहता है तथा विश्वास पूर्वक जीना चाहता है। मानव में अभी जो मानव है उनमें चाहने और होने में अंतर है। वो जो चाहता है वो हो नहीं पा रहा है, और वो जो उसकी जो आकांक्षा है और उसका जो जीना है उसमें भी अंतर है, और इसे ही अंतर्विरोध कहा गया। और ये अंतर्विरोध फिर मानव में स्वयं में, समुदाय में, हर जगह ये दिखाई देता है। यदि हम समुदायगत अंतर्विरोध की बात करें तो ये 4 रूपों में मुख्यतः दिखता है: विद्वान मूर्ख, ज्ञानी अज्ञानी, बली दुर्बली, धनी निर्धनी के रूप में। तो इस तरह से ये अंतर्विरोध हर जगह दिखाई देता है। तो अभी तक जो ये आकांक्षा मानव में रही है, तो इसे जो कि आकांक्षा मानव की कि वो विश्वासपूर्वक जीना चाहता है, अभयपूर्वक जीना चाहता है, व्यवस्थापूर्वक जीना चाहता है, सार्थकतापूर्वक जीना चाहता है, यह अभी तक मानव परंपरा में हो नहीं पाया है। और इसके लिए फिर सार्थक मानसिकता व परंपरा बन नहीं पाई है। यहाँ तक कि राज्य गद्दी, धर्म गद्दी, व्यापार गद्दी और शिक्षा गद्दी से भी ऐसा नहीं हो पाया। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी तक मानव परंपरा जो चली आई है उसमें संघर्षात्मक जनवाद ही प्रस्तुत हो पाता है। तो अब जो यहाँ पे मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पूर्वक बाबा जी ने व्यवहारात्मक जनवाद की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया है। यहाँ पे ये बताया है कि जनवाद का आशय क्या होगा। तो इसमें मानव अपनी आकांक्षा पूर्वक या सार्वभौमता पूर्वक जीने में लग जाए, तो यही जनवाद का आशय है, और इसके लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। अगला जो मुद्दा बाबा जी ने बताया है कि व्यवहारात्मक जनवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, मानव को क्यों पड़ेगी, तो वो इसलिए है कि मानव अपनी जनाकांक्षा को शिक्षापूर्वक पहचान पाए। जनाकांक्षा यानी कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, तो वो उसे शिक्षापूर्वक पहचान पाए और प्रमाणित कर पाए, और फिर इस संदर्भ में मानवीय शिक्षा, मानवीय संविधान, मानवीय आचरण और मानवीय व्यवस्था के स्वरूप की स्पष्टता मानव को हो जाए। तो इस प्रकार फिर मानव परंपरा पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को पहचान कर अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह कर पाए। इसलिए व्यवहारात्मक जनवाद की आवश्यकता है। तो ये अध्याय 1 में इस तरह से ये बताया गया है। अध्याय 2 है अभिनय और उसका परिणाम। तो अभी तक समाज में जो साहित्य व कला है, पहली बात तो ये कि साहित्य व कला को समाज का दर्पण कहा जाता है, अभी हम कहते ही हैं ऐसा। और अभी समाज में मुख्यतः अपराध व श्रृंगारिकता ही दिखाई देती है। तो यही फिर साहित्य व कला में भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो अभिनय से तात्पर्य मुझे जो ऐसा लगा कि जो अभी हम बाहर से देखकर ही, या फिर जो दिखावा है या ऊपरी तौर पर मानी हुई सच्चाई है, इसी आधार पे सारी व्यवस्था है। हम दूसरे मानवों को भी इसी तरह से पहचानते हैं, हर व्यवस्था को, हर व्यवहार हम इसी तरह से कर रहे हैं, और इसीलिए इसको यहाँ पे अभिनय बोला गया है।
तो जैसे कि राजनेता हैं, चिकित्सा पद्धति है। राजनेता बाहर जब उनका वोट लेने का समय होता है तो वो कुछ और बात बोलते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे कुछ और उनका प्रदर्शन होता है। उसी तरह से चिकित्सा में भी बहुत कुछ होता है कि यदि मानव का आज किडनी निकाल ली जाती है या गुर्दे निकाल लिए, ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग, तकनीकी, प्रौद्योगिकी में भी जो विज्ञान वाला पक्ष है उसमें भी हम देख ही रहे हैं कि धरती का संतुलन कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है, वहाँ पे विवेक पक्ष का अभाव है। वैसे ही कलाकार, अभिनेता, ये सब जो एक्चुअल में वो जैसे हैं वो वैसे वहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। इसी प्रकार धर्मगुरु, व्यापार में सभी जगह अभिनय ही दिखता है यहाँ पे, और इसी तरह की व्यवस्था बनी हुई है जो कि अंदर से पूरी तरह से खाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अभी की परंपरा में, जो अभी भ्रमित परंपरा चली आ रही है, इसमें दिशा विहीन राजनीति, प्रयोजन विहीन शिक्षा नीति और रहस्यमयी धर्म नीति दिखती है। क्योंकि ये प्रयोजनकारी, क्योंकि ये तीनों को इस तरह से ऐसा बोले क्योंकि ये प्रयोजनकारी दिशा व लक्ष्य इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस दिशा विहीन राजनीति, प्रयोजन विहीन शिक्षा नीति और रहस्यमयी धर्म नीति की आपूर्ति के लिए व्यवहारात्मक जनवाद यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धर्म को मानव धर्म के रूप में बताया गया है, शिक्षा को मानव चेतना मूल्य शिक्षा में पारंगत प्रमाण होने के रूप में, और राज्य को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में बताया गया है, तथा इसी धर्म, शिक्षा और राज्य की जनचर्चा व संवाद का यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है। तो ये था अध्याय 2। और फिर अध्याय 3 है व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप, मानव व्यवहार। तो ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे इस अध्याय में मानवीय व्यवहार के स्वरूप की चर्चा की गई है कि मानवीय व्यवहार का स्वरूप क्या होगा, यहाँ पे बताया गया है। और फिर जो मानव है, मानव की परस्परता में पूरकता का निर्वाह करना ही मानवीय व्यवहार का स्वरूप है। मानवीय व्यवहार कैसे होगा? ये जागृति पूर्वक होगा, और इसके लिए मानव में आपस में परस्परता में संबंध को पहचानना, इसमें निहित भाव को पहचानना और उसका निर्वाह करना शामिल है। और फिर इस मानवीय व्यवहार के लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए संवाद होगी, जनचर्चा होगी, परामर्श होगा, और फिर अध्ययन होगा जिसमें सहअस्तित्व का अध्ययन, जीवन का अध्ययन, मानवीयतापूर्ण आचरण, और फिर अभ्यास। तो अब संवाद वाला जो भाग था, इसके लिए बाबा जी ने इस पे काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बात रखी है कि संवाद का आधार क्या होगा। तो संवाद का आधार हमेशा सार्थकता होगी, और संवाद की गम्य स्थली भी सार्थकता होगी। तो सार्थकता किस रूप में होगी? सार्थकता होगी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में। और फिर ये जो सार्थकता है ये जाएगी स्वयं में, मानव में, स्वयं से मानव के मानवीय परिवार से लेके अखंड समाज तक। अब इस संवाद का प्रयोजन क्या होगा? तो इसका प्रयोजन होगा इस संवाद का जो भी हमने अध्ययन किया है उसका विश्लेषण, या जनचर्चा में जो भी बातें हो रही हैं उसका विश्लेषण, सार्थकता के अर्थ में निष्कर्ष, निश्चयन, निर्णय, लक्ष्य व दिशा की स्पष्टता। अब इसमें फिर काफ़ी सारे संवाद के मुद्दे भी बताए गए हैं। तो ये जो संवाद के मुद्दे जो यहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं, तो इससे फिर मानव जो है वो सार्थकता की ओर उसकी गति होगी, वो सार्थकता की ओर उसे प्रेरणा मिलेगी, वह दूसरों को भी वो उसके लिए प्रेरित कर पाएगा। तो इस प्रकार से मानव परंपरा में सार्थकता का स्वरूप बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, जो कि किस तरह से हमें दिखाई देगा? वो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना के रूप में, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के प्रमाणित होने के रूप में, समझदारी पूर्वक ईमानदारी, जिम्मेदारी व भागीदारी निर्वाह करने के रूप में, तथा परिवार सभा से विश्व परिवार सभा के रूप में समग्र व्यवस्था को प्रमाणित करने के रूप में सार्थकता दिखाई देगी। और इस प्रकार मानवीयता का अध्ययन सुलभ होने के उपरांत सर्वसुलभ होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप जो अध्याय 3 में बाबा जी ने बताया। अध्याय 4 है व्यवहारवादी विचार की चर्चा। तो अब व्यवहारवादी विचार की चर्चा, तो ये हमने पहले दर्शन में देखा ही है कि व्यवहार के मूल में हमेशा सार्थक विचार या समाधानित विचार ही हैं, और समाधानित विचार के मूल में ज्ञान या समझ होता ही है। तो अब जब ये ज्ञान और विचार पूर्वक जब मानव व्यवहार करेगा, तो ऐसा कौन सा विचार हो, ऐसे कौन से विचार की चर्चा हो जो कि हमारे व्यवहार में आ जाए, इस बात की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो अब जो न्यायपूर्वक जीने के लिए या न्यायपूर्वक
जिन्हें व्यवहार के लिए, जो कि न्यायपूर्ण व्यवहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके मूल में जैसा कि हमने देखा कि समाधानपूर्ण विचार आवश्यक है। तो इस विचार को यहाँ बताया गया है कि सही विचार हम में कैसे आए और गलत विचार कैसे दूर हों। गलत विचार यानी कि भ्रमित विचार कैसे दूर हों। तो यहाँ पे भ्रमित विचार के बारे में भी ध्यानाकर्षण दिलाया गया है ताकि हमारा वहाँ पे ध्यान जाए और हम आगे उसको व्यवहार की सार्थकता की ओर उस पर ध्यान दे पाएँ। अगला अध्याय है अध्याय 5, मानव का मूल रूप प्रवृत्तियों के आधार पर। तो जैसा कि हमें पता ही है कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है और मानव 4 आयाम में कार्य करता है: अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य। मानव का फैलाव या मानव का जीना जो है वो परिवार से लेकर विश्व परिवार तक के हो सकता है। मानव की जो अभिव्यक्ति है, जो मानव अभिव्यक्त होता है, वो अपने आहार पूर्वक विहार, व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक अभिव्यक्त होता है। और अब यहाँ पे फिर मानव की स्वस्थता की भी बात की गई है। तो मानव की स्वस्थता, क्योंकि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, तो जीवन बोले तो यानी कि मन, तो मन स्वस्थता और शरीर की स्वस्थता की बात की गई है। शरीर की स्वस्थता से तात्पर्य यहाँ बताया गया है कि सप्त धातु का संतुलन यदि रहता है तो शरीर स्वस्थ होता है। और शरीर स्वस्थता या फिर मानव रूप में शरीर के साथ जब मानव होता है तो परस्परता में वो व्यवहार करता ही है और फिर व्यवहार के मूल में समाधानित विचार और ज्ञान होता ही है। और फिर ये जागृत मानव परंपरा की बात बाबा जी ने की है। और फिर जब वो परस्परता में या फिर जब मानव के रूप में जब वो होता है तो फिर वो सामान्याकांक्षा और महत्वाकांक्षा हेतु भी कार्य करता है और इसके लिए फिर वो उत्पादन करता है और ये उत्पादन आवर्तनशील विधि से ही वो करता है और इस प्रकार से वो समृद्धि का अनुभव करता है। और फिर इस प्रकार फिर सामान्याकांक्षा महत्वाकांक्षा पूर्वक वो शरीर पोषण, शरीर संरक्षण और समाज गति के लिए प्रवृत्त होता है। तो ये शरीर स्वस्थता वाला भाग था। और मन स्वस्थता वाला भाग कैसे पूरा होगा? जब जीवन तृप्त होगा। तो जीवन कैसे तृप्त होगा? सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक। सुख, शांति, संतोष, आनंद कैसे आएगा? तो इसके लिए वो अध्ययन पूर्वक ही होगा। और अध्ययन पूर्वक यानी कि जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना जब हो जाएगा और जब वो समझदार हो जाएगा और फिर समझदारी पूर्वक ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी पूर्वक होगा और इस प्रकार से समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। और इस प्रकार से मानव में और इस प्रकार से जो ये प्रक्रियाएं होंगी जो प्रमाण की, ये होगा परस्परता में बोध विधि से होगा और इसे यहाँ पे बोला गया शिक्षा संस्कार पूर्वक ही इसे बोला गया। तो इस प्रकार शिक्षा संस्कार पूर्वक मानव अपनी मूल प्रवृत्तियों में परिमार्जन कर पाएगा और ये यहाँ पे इस अध्याय में बताया गया है, अध्याय 5 में। अगला अध्याय है अध्याय 6, व्यवहार मानव परंपरा के साथ। तो इसमें एक व्यवहार की बहुत अच्छी परिभाषा बाबा जी ने दी है कि एक से अधिक मानव की परस्परता में लक्ष्य संपन्न होने के अर्थ में किया गया सभी क्रिया, प्रक्रिया, वाद संवाद ही व्यवहार है। तो ये जागृत परंपरा के अर्थ में या लक्ष्य जहाँ पे हम पाने की प्रयास कर रहे हैं वहाँ के लिए है। और यहाँ पे एक और बात बाबा जी ने बोली कि व्यवहार सदा सदा से होते ही आया है मानव परंपरा में लेकिन अभी तक यहाँ पे लक्ष्य वाला भाग जो है वो ओझिल रहा। तो इसलिए मानव परंपरा संवेदनशीलता की सीमा में ही रही और क्योंकि लक्ष्य ओझिल रहा इसलिए प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धतियाँ सार्थक नहीं हो पाईं। और ये सार्थक कैसे होंगी? ये संज्ञानीयता पूर्वक सार्थक होंगी या संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होना भी इसे बोला गया। तो संवेदनाएं कैसे नियंत्रित होंगी? यहाँ बताया गया है कि मानवीय आचरण के रूप में संवेदनाएं नियंत्रित होंगी या समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व विधि से, अखंड समाज विधि से या सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में संवेदनाएं संज्ञानीयता पूर्वक नियंत्रित होंगी। अभी तक यहाँ पे कुछ समीक्षा वाली बात भी फिर रखी गई कि अभी तक मानव परंपरा में आदर्शवाद और भौतिकवाद ही रहे हैं। तो ये दोनों व्यक्तिवादिता की ओर ही इनका जोर दिया गया यहाँ पे। तो इसलिए क्योंकि व्यक्तिवादी विचार यहाँ पे रहा है तो इसलिए सर्वशुभ नहीं हो पाया या फिर कहा जाए कि लोकव्यापीकरण नहीं हो पाया। तो अब मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पूर्वक मानवीय शिक्षा विधि से ये प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि मानवीय शिक्षा का प्रारूप दिया गया है जिसमें मानव जनाकांक्षा को पहचान कर जन चर्चा करेगा। जनाकांक्षा यानी कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व या फिर सहअस्तित्व विधि से पूर्वक जीना। तो इस पे जन चर्चा करेगा और जन चर्चा इस प्रकार से फिर साक्षात्कार पूर्वक
जागृति को पाएगा और इस प्रकार दिशा व लक्ष्य का निर्धारण करेगा। तो इस प्रकार व्यवहार या समाज व्यवस्था पूर्वक 10 सोपानी व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप यहाँ दिया गया है और इसे उपकार पूर्वक मानव भागीदारी करेगा। इस प्रकार इसमें फिर जो भागीदारी का स्वरूप है, इसमें फिर सुख को 12 बिंदुओं में, सुख या कहें संपन्नता को 12 बिंदुओं में इंगित कराया गया है। और इस प्रकार मानव का वैभव या संपन्नता या व्यवस्था में भागीदारी के रूप में राष्ट्रीय चरित्र को प्रमाणित करने की बात कही गई है। तो राष्ट्रीय चरित्र को प्रमाणित करना यानी कि जीवनाकांक्षा, मानवाकांक्षा सह सार्थकता को प्रमाणित करने के क्रम में ये होगा। और इसे ये भी कहा दूसरे शब्दों में कि स्वत्व, स्वतंत्रता व स्वराज्य की स्पष्टता होगी मानव को। और इस प्रकार से मानव अपने 6 स्वरूप या 6 महिमा को प्रमाणित करेगा। 6 महिमा कौन कौन सी हैं? स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा का संतुलन, व्यक्तित्व का संतुलन, व्यवहार में सामाजिकता और व्यवसाय में स्वावलंबन। तो इस प्रकार ये 6 महिमा है जो मानव स्वतःपूर्वक ये अपने आप में पाएगा। तो इस प्रकार जब मानव अपने आप को प्रमाणित करेगा अपने 6 महिमा में, तो इस प्रकार मानव परंपरा में मानवीय शिक्षा, मानवीय आचरण, मानवीय संविधान व मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, ये यहाँ पे बताया गया है अध्याय 6 में। अगला अध्याय है अध्याय 7, व्यवहारवादी कार्यकलाप। व्यवहारवादी कार्यकलाप में जैसे हमने पहले भी व्यवहार के बारे में पिछले अध्याय में देखा था, तो यहाँ पे ये बताया गया कि मानव परंपरा में समाधान, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था ही मानवीय व्यवहार है। तो अब ये परंपरा पूर्वक अगली पीढ़ी में जाएगा। संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था अगली पीढ़ियों में जाती जाएगी या अगले लोकमानस में जाएगी या इसका लोकव्यापीकरण होगा। तो ये कैसे होगा? ये मानवीय शिक्षा पूर्वक होगा। तो मानवीय शिक्षा पूर्वक यहाँ पे वाङ्मय के बारे में बताया गया है। तो इसमें 4 दर्शन, 3 वाद और 3 शास्त्र, इनकी स्पष्टता के दी गई है। इनका प्रयोजन क्या है ये बताया गया है, इनका सार बताया गया है, इनके मुख्य मुद्दे क्या हैं ये बताया गया है, और इसके बारे में फिर संवाद क्या करना है वो बताया गया है। और ये बताया गया है कि इनके अध्ययन पूर्वक ही फिर हम संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था पूर्वक जी पाएंगे, जागृति पूर्वक जी पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे फिर 10 सोपानी व्यवस्था का स्वरूप दिया गया है और हर सोपान में व्यवस्था के 5 आयाम का क्या स्वरूप होगा, उसका कार्य रूप क्या होगा ये बताया गया है। और फिर हर आयाम में समितियों का वर्णन किया गया है और इस प्रकार से परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक इनका आपस में सबका जुड़ाव कैसे होगा ये बताया गया है। और इस प्रकार से फिर मानव लक्ष्य कैसे प्रमाणित होगा ये यहाँ पे चर्चा की गई है। सबसे आखिरी अध्याय 8 है जन चर्चा की आवश्यकता। तो जैसा कि हमने अभी तक जन चर्चा के बारे में, संवाद के बारे में काफ़ी कुछ देखा और फिर यहाँ पे बात रखी गई है कि मानव क्योंकि परस्परता में जीता है और परस्परता में जीता है तो संवाद के बिना मानव की अभिव्यक्ति अधूरी है। तो इसलिए हर अवस्था से आगे अवस्था के लिए या फिर जागृति पूर्ण होने के उपरांत उसकी निरंतरता के लिए संवाद बना ही रहेगा, ये यहाँ पे बात रखी गई है। तो जागृति पूर्वक भी या फिर उसकी निरंतरता के लिए जन चर्चा क्या क्या हो सकते हैं, उसके मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं ये बताए गए हैं। तो एक मुद्दा है शिक्षा संस्कार का मुद्दा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। और फिर सामाजिक सूत्रों का उद्घाटन बोला गया है, क्योंकि मानव परस्परता में जिएगा तो फिर वहाँ पे सामाजिक मुद्दे कौन कौन से होंगे इस पर जन चर्चा होगी। मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना ही चाहता है, उसकी अपेक्षा यही है। तो सहअस्तित्व की अपेक्षा के लिए क्या जन चर्चा होगी ये यहाँ पे बताया गया है। और फिर उसके बाद मानव क्योंकि परस्परता में जी रहा है तो परस्परता में उत्सव, क्रीड़ा, विनोद, इसके लिए क्या परिकल्पनाएं होंगी, किस प्रकार से जन चर्चा होगी, ये यहाँ पे मुद्दा रखा गया है। मानव क्योंकि परस्परता में जिएगा तो परस्परता में कैसे मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होगा, ये भी यहाँ पे जन चर्चा में रखा गया है। और क्योंकि मानव जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक ही जीना चाहता है और उसे प्रमाणित करना चाहता है और उसे प्रमाणित करेगा, तो अभय और समाधान की पुष्टि, अभय यानी कि व्यवहार में न्यायपूर्वक अभय तथा विचार में समाधान, ये दोनों डायरेक्टली व्यवहार से जुड़ते हैं। तो इनकी पुष्टि और इनकी आवश्यकता पे जन चर्चा होगी। और फिर इस प्रकार से मानव
सअस्तित्ववादी मानसिकता पूर्वक समाधान और सुरक्षा पाकर सुख शांति का अनुभव कर पाएगा। और इस प्रकार ये जनवाद, व्यवहारात्मक जनवाद की सार्थकता को यह किताब बताती है। धन्यवाद। नमस्ते। आज व्यवहारात्मक जनवाद का बुक कंप्लीट हो गया, उसका मूल्यांकन है। तो व्यवहारात्मक जनवाद क्या है? तो यहाँ पर व्यवहार मतलब मनुष्य की परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह। जनवाद मतलब मानव मानव से बातचीत, संवाद, वाद विवाद, यही जनवाद है। तो व्यवहारात्मक जनवाद में बाबा जी ने सार्थक जनवाद का स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो उसमें अध्याय 1 है। अध्याय 1 में व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला, मानव भय, प्रलोभन एवं संघर्ष से मुक्ति चाहता है तथा आस्था से विश्वास का प्रमाणीकरण चाहता है। मानव लाभोन्माद, भोगोन्माद से मुक्ति एवं विकल्प का स्पष्टता चाहता है। मानव शासन से मुक्ति एवं व्यवस्था का ध्रुवीकरण चाहता है। अभी की जनचर्चा का मुद्दा या आधार भय, प्रलोभन, आस्था, संघर्ष ही रहा है। सामरिक युद्ध की वार्ता होती रही है, सुविधा संग्रह बोध की वार्ता, साथ ही राज्य गद्दी, धर्म गद्दी, व्यापार गद्दी, शिक्षा गद्दी, इस पर आसीन लोगों का ही रुतबा है, जिसको देखकर श्रम के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग सुविधा संग्रह की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग समुदाय, प्रचलित रूढ़ी मान्यता जनचर्चा का विषय बना है। इन सब घटनाओं को याद दिलाने के मूल में एक ही मकसद है। हर मानव को अभी तक व्यवस्था में जीना हो नहीं पाया है, पर ऐसी समझदारी विकसित नहीं हुई है और उचित प्रणालियों को अपनाना दूर ही है। इसलिए जनवाद में व्यवस्था रूपी व्यवहार चर्चा परम आवश्यक है ही। अतएव व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, इस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा अध्याय है 2, अभिनय और उसका परिणाम। इसमें साहित्य और कला के माध्यम से यथास्थिति का प्रदर्शन किया है। इसमें सिंगारिकता और अपराध को ही बताया गया है। मानव की मानसिकता में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व की आवश्यकता है, लेकिन मानव की जनचर्चा में काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, आवेश का ही प्रकाशन है। मानव ने प्रौद्योगिकी और तकनीकी पर सफलता पाई है, लेकिन इससे संग्रह, सुविधा, अपराध, शोषण और प्रकृति का शोषण ज़्यादा हो रहा है। आज मानव को पहचानने का आधार 3 रूप में है: राजनेता के रूप में, कलाकार के रूप में, डाका डकैती और इंद्रजाल जादू के रूप में। इन सब का कारण दिशा विहीन राजनीति, प्रयोजन विहीन शिक्षा और रहस्यमयी धर्मनीति। यहाँ पर व्यवहारात्मक जनवाद में प्रस्तुत धर्म, मानव धर्म स्पष्ट होना, शिक्षा, मानव चेतना मूल्य शिक्षा में पारंगत होना और राज्य, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सहित सहज विधि विधान, राज्य राष्ट्र चेतना पारंगत प्रमाण होने का जनचर्चा व संवाद सहज प्रस्ताव है। अध्याय 3, व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप, मानव व्यवहार। लक्ष्य, दिशा, प्रवृत्ति, जागृति के पश्चात मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभयता, सहअस्तित्व है। समाधान क्यों और कैसे का उत्तर, मेरा होना और मेरा अस्तित्व पता चला। तर्क संगत विधि से ही सबका होना ही सहअस्तित्व है। इस प्रकार जन संवाद में सहअस्तित्व रूपी शाश्वत, नित्य, अक्षुण्ण होने के रूप में संवाद एवं साहित्य सृजन का होना आवश्यक है। मानव की प्रवृत्ति संग्रह, अविद्या, देश, अभिमान, भय है। प्रवृत्ति परिमार्जन, असंग्रह, विद्या, सरलता, स्नेह, अभयता है। प्रवृत्ति निश्चित दिशा को पाकर परिमार्जन तक पहुंच पाती है। फलस्वरूप मानव कांक्षा को हम प्रमाणित करने योग्य हो जाते हैं। यही व्यवहारात्मक जनवाद का आशय है। अध्याय 4, व्यवहारवादी विचार की चर्चा। व्यवहार में प्रधान पहचान मानव को मानव से सदा सदा समाधान चाहिए ही। व्यवहार में समाधान को प्रमाणित करना ही मुख्य लक्ष्य है और समाधान विचार में ही होता है। अध्याय 5, मानव का मूल रूप प्रवृत्तियों के आधार पर। मानव जो भी करता है प्रवृत्तियों के आधार पर करता है। संग्रह, अविद्या, द्वेष, अभिमान, भय
अभिभ्रमित मानव में प्रवृत्तियां हैं, तो सुविधा संग्रह की जगह असंग्रह, जो कि समृद्धि से हो सकती है। समृद्धि का अर्थ आवश्यकता से अधिक उत्पादन, उसका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता। मानव समृद्धि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। मानव के साथ करता है वह व्यवहार है, और प्रकृति के साथ उत्पादन कार्य होता है। कृषि पशुपालन कार्य अविभाज्य हैं। इस पर विधिवत चर्चा और परामर्श की आवश्यकता है। मानव में कृषि संपन्नता बनाए रखने के क्रम में समृद्धि प्रधान उद्देश्य है। उसके साथ प्रवृत्ति परिमार्जन में मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब मूल्य, चरित्र और नैतिकता है। अध्याय 6 व्यवहार मानव परंपरा के साथ। एक से अधिक मानव की परस्परता में लक्ष्य संपन्न होने के अर्थ में किया सभी क्रिया, प्रक्रिया, वाद, संवाद, ये सब व्यवहार नाम है। जैसे कि हर मानव सुख चाहता है, जो कि समाधान के स्वरूप में है। समाधान ही समझदारी, और समझदारी का मूल वस्तु सह अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान। संपूर्ण मानव शिक्षा संस्कार पूर्वक ही अपनी दिशा, उद्देश्य और कर्तव्यों को निर्धारित कर पाता है। अध्याय 7 व्यवहारवादी कार्यकलाप। मानव व्यवहार अपने संपूर्ण रूप में या अपनी संपूर्णता के अर्थ में मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था ही है। इसमें 10 सोपानी परिवार व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 5 आयाम शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, विनिमय कोष, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य व्यवस्था को 10 सोपानी परिवार व्यवस्था, जिसमें 10 लोगों के परिवार से लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक 5 आयामों के साथ संपन्न होने का स्वरूप है। इस विधि से हर मानव सामुदायिक मानसिकता से ओढ़े हुए सारी आपराधिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। सामुदायिक चेतना विधि से ही द्रोह, विद्रोह, शोषण युक्त प्रचलन जैसे कि अभिशाप, प्रदूषण, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, संग्रह सुविधा, अतिभोग की मानसिकता से परिवर्तित होकर, जागृत होकर समाधान, समृद्धि, अभयता, सह अस्तित्व को प्रमाणित कर शांतिपूर्ण समाधान पूर्ण जिंदगी जी सकता है। अध्याय 8 जनचर्चा की आवश्यकता। मानव अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होने व बोलने के तरीकों को भाषा स्वरूप दिया हुआ के रूप में प्रमाणित है। संवाद, जिसे सामान्य भाषा में बातचीत कहते हैं, जागृति पूर्ण होने के उपरांत भी उसकी निरंतरता के लिए संवाद बना ही रहेगा। मुख्य बिंदुओं को बोलती हूँ। पहला है जन चर्चा ही शिक्षा संस्कार का शिलान्यास। मानव परस्परता में संवाद विधि से ही तथ्यों को जानना, मानना, पहचानना के आशय का प्रयोग करता है, अर्थात मानव में जागृति, प्रमाण, स्वीकृति होती ही है। इसे मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद ने प्रस्तावित कर दिया है। दूसरा है जन चर्चा में सामाजिक सूत्रों का उद्घाटन। तीसरा सह अस्तित्व की अपेक्षा, वास्तविकताओं को परखने की विधि, यथार्थता को उद्घाटित करने की विधि, सत्यता को स्वीकार करने की विधि। जन चर्चा में मानव कांक्षा का प्रबल स्थान, मानवीयतापूर्ण योजनाओं की स्वीकृति, उत्सवों की परिकल्पना, क्रीड़ा विनोद की परिकल्पना, मूल्यांकन का स्थान और प्रयोजन, समीक्षा का स्थान और आवश्यकता, अभय समाधान की पुष्टि और आवश्यकता। इस प्रकार व्यवहारात्मक जनवाद का पूरा स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। हम लोग परिवार में वाङ्मय का पठन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 4 वाङ्मय पठन कर लिए हैं, 5वां भी आज ख़त्म हो गया है, तो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। उसमें मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन, वाद संस्कृतवाद, व्यवहारात्मक जनवाद को आज ख़त्म किए हैं, तो इसका मूल्यांकन हो रहा है। तो उस मूल्यांकन मैं दे रही हूँ। तो फर्स्ट उसमें 8 अध्याय है। पहला अध्याय व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, तो उसका सार है सभी मिलकर समझ सफल हो सकता है, इसके बारे में बताए हैं। और दूसरा अध्याय है अभिनय और उसका परिणाम।
तो उसमें साहित्य, कला, अपराध, सिंहारिता, सार्थक प्रयोजन, दिशा विहीन, राजनीति प्रयोजन विहीन, शिक्षा रहस्यमयी के बारे में बताया गया है। और तीसरा व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप मानव व्यवहार से है। उसमें दिशा, लक्ष्य, प्रवृत्ति, सुविधा, संग्रह, समाधान, समृद्धि, जन चर्चा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, उत्पादन, विनिमय के बारे में बताया गया है। और चौथा व्यवहारवादी विचार की चर्चा है। तो उसमें न्यायपूर्वक जीने के लिए व्यवहार, भ्रमित रहने, मूल कारण के बारे में बताया गया है। पांचवा मानव मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मानव आकांक्षा, सामान्य महत्वाकांक्षा, समृद्धि, कृषि से पद्धति, प्रणाली, नीति की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है। और छठवां व्यवहार मानव परंपरा के साथ उसके बारे में बताया गया है कि परस्परता में लक्ष्य संपन्न क्रियाओं, प्रक्रिया, बात, संवाद, संवेदना का नियंत्रण, संज्ञानशीलता से शिक्षा, चरित्र का स्वरूप मान के बारे में बताया गया है। व्यवहारवादी कार्यकला सातवां, उसमें बताया गया है कि सभी वाद, शास्त्र, दर्शन, भाषा, सूत्र, विश्लेषण, प्रथम सोपान से 10 सोपान के बारे में बताया गया है। आठवां जन चर्चा की आवश्यकता के बारे में बताया है। शिक्षा संस्कार पूर्वक बोध होने तक के बारे में वातावरण के लिए इसमें बताया गया है। धन्यवाद। सबको नमस्ते। आज दिनांक 6 जुलाई को जुलाई 2020 को रथोटगढ़ द्वारा बाबा नागनाथ जी द्वारा रचित वाङ्मय का अध्ययन व्यवहारात्मक जनवाद का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है, जिसका तात्पर्य है मानव के बीच बातचीत करना है। हम मानव सदा सुखी होना चाहते हैं। इसके रूप में आशा यही है कि हम अपने अधिकारियों, दायित्वों, कर्तव्यों, समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व के रूप में लक्ष्य को सोचने, समझने और व्यवहार करने को इंगित किया गया है। यह जनवाद हमें समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी पूर्वक लक्ष्य को भागीदारी रूप में प्रमाणित करने का प्रेरक सिद्ध होगा, ऐसा बाबा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में 8 अध्याय है। प्रथम अध्याय में व्यवहारात्मक जनवाद क्यों के में मानव भय प्रलोभन से मुक्त तथा आस्था के विश्वास में प्रमाणित चाहता है। दूसरा अध्याय में अभिनय और उसका परिणाम, जिसमें मानव राजनेता के रूप में, कलाकारों के रूप में देखा गया है, जिसे परिवर्तित करने के लिए धर्म, शिक्षा, राज्य, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सहज विधि, जन चर्चा, संवाद के रूप में सहज प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 3 में व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप के तात्पर्य, समझदारी, विधि के संवाद पूर्वक व्यवहार को ध्रुवीकरण करने की संपदा और प्रमाणित के संबंध में बताया गया है। अध्याय 4 में व्यवहारवादी विचार की चर्चा को में मानवीय शोध अनुसंधान उज्ज्वल स्पष्ट चिन्हित रूपों में नहीं पहचानने के कारण सभी जाति, पंथ, संप्रदाय की संकीर्णता से उभरने के लिए मानवता को पहचानने के आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अध्याय 5 में मानव का मूल स्वरूप में प्रवृत्तियों का के आधार पर मानव कृषि संपन्न बनाए रखने में जोर दिया गया है। अध्याय 6 व्यवहार मानव परंपरा के साथ में मानवीय शिक्षा, राष्ट्रीय चरित्र का प्रारूप तथा प्रतिभाओं का पहचान के संबंध में बतलाया गया है। अध्याय 7 व्यवहारवादी कार्यकलाप में 10 सोपानी, जिसमें 5 कड़ियों पर सुसंगठित रहना,
सामंजस्य नज़रिए से समझ में आता है। इसका तालमेल दूरसंचार विधि से एक दूसरे कड़ियों के साथ सूचनाएं पहुंचाना, सत्यताएं सूचित करना, ग्राम परिवार से विश्व परिवार तक विश्व सभा तक तथा विश्व परिवार सभा से मोहल्ला परिवार सभा तक व्यवस्थित संचार व्यवस्था संभावित होना होगा, ऐसा बाबा जी द्वारा ले किया गया है। अंतिम अध्याय है 8 जन चर्चा के आवश्यकता के संबंध में सामाजिक सूत्रों का उद्घाटन। जन चर्चा में यह सह-अस्तित्ववाद की अपेक्षा वास्तविकता को परखने की विधि, सत्यता को स्वीकार की विधि। जन चर्चा में मानवाकांक्षा का प्रबल संस्थान, मानवीयतापूर्ण आचरण, योजनाओं की सक्रियता, स्वीकृतियाँ। जन चर्चा में उत्सवों की परिकल्पना, क्रीड़ा विनोद की परिकल्पना, मूल्यांकन का स्थान और प्रयोजन, समीक्षा का स्थान और आवश्यकता, अभय समाधान की पुष्टि। और इसकी आवश्यकता के साथ में बाबा जी द्वारा आशा व्यक्त किया गया है कि इस पुस्तक द्वारा इसका पठन द्वारा सुख, शांति और सुख का अनुभव पाना तथा इस तथ्य को भली प्रकार से जी का देखने की आशा व्यक्त की गई है। अंत में बाबा जी को कृतज्ञ और सर्वसुख सर्वमंगल हो। धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। वैसे तो मेरे सहपाठी सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बता ही दी हैं और मैं अपना जो मुझको जो पढ़े सब मिलके इसके बाद जो कुछ समझ में आया वो मैं अपना बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बाबा जी ने व्यवहारात्मक जनवाद का जो बताया वो ये कि व्यवहारात्मक जनवाद की आवश्यकता क्यों है। तो शुरू के 2 पार्ट में उन्होंने ये बताया है कि मुख्य रूप से अभी जो हम जो संवाद करते हैं या बातचीत करते हैं वो जो मुद्दा रहता है वो अपराध से, श्रृंगारिता से ही रिलेटेड रहता है। जो सार्थक मुद्दे हैं वो बात हम नहीं कर पाते हैं करके। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सबसे पहले बताया है कि व्यवहारात्मक जो जनवाद है, आखिरी जनवाद की आवश्यकता क्यों है, जनवाद किस लिए। तो जनवाद मुख्य रूप से हम इसीलिए वो बताना चाह रहे हैं कि जनवाद जो हम कर रहे हैं वो अभी जो जनवाद है वो हम वाद विवाद के रूप में ही करते हैं। तो इसमें से कोई हमको एक समस्या के रूप में करते हैं, उससे हमको कोई समाधान जो है वो निकलता नहीं है करके। जबकि उन्होंने जो बताया है, जो सह अस्तित्ववाद मध्यस्थ दर्शन उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि मुख्य रूप से जो हमारा संवाद होना चाहिए वो होना चाहिए सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए। या कहना चाहिए कि मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य जो उन्होंने बताया है कि जो मानव लक्ष्य है हमारा समाधान, समृद्धि और अभय सह अस्तित्व ये है, और उस तरीके से जीवन लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। तो इन लक्ष्य के लिए हमें संवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर संवाद में कोई सार्थकता होती है तो उसमें कोई लक्ष्य होना आवश्यक है, और वो जो लक्ष्य है किसी दिशा के निश्चयन में होना आवश्यक है। तो कोई दिशा होगी, कोई लक्ष्य होगा, तभी उसकी संवाद की सार्थकता हो पाएगी। तो बिना लक्ष्य के और बिना दिशा के संवाद नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है। तो पहला जो अध्याय है उसमें व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, तो उन्होंने जो व्यवहारात्मक जनवाद किस लिए, आखिर व्यवहारात्मक जनवाद क्यों किया जाए, ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने पूर्व रूप में तो ये बताया है कि सारी चीज़ों की आखिर उन्होंने सारे एक समस्याएं जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं बहुत सारी, उन पर उन्होंने चर्चा की है। उन सारी चीज़ों को बताया है कि क्यों हम इन चर्चा वगैरह करने के बावजूद भी हम किसी निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पाते। आखिर हमको इसलिए चर्चा करनी क्या चाहिए। हम जो चर्चा करते हैं वो वैसे दिशाहीन ही चर्चा होती है। तो व्यवहारात्मक जनवाद में मुख्य रूप से चर्चा जो होनी चाहिए वो मानव का भय, प्रलोभन एवं संघर्ष से मुक्ति, क्योंकि वो चाहता ही है। तो इन विषयों पर कि जो भय है, प्रलोभन है और संघर्ष से मुक्ति किस रूप में हम कर सकते हैं, किस रूप में ये हो सकता है, उसकी हमको चर्चा होनी चाहिए। जो आस्था से विश्वास तक का जो प्रमाणीकरण है उस रूप में हमारी चर्चा होनी चाहिए। जो मानव जो लाभोन्माद, भोगोन्माद
ये सारी चीज़ों में जा रहा है, तो उससे हम कैसे मुक्त हो सकें, उस रूप में हमारी चर्चा होनी चाहिए। उस रूप में एक विकल्प है, जिस विकल्प में एक स्पष्टता हुई, उस स्पष्टता के आधार पर जो एक विकल्प हमको मिला है, सह अस्तित्व के आधार पर जो मध्यस्थ दर्शन हमको मिला है, उस विकल्प के आधार पर हम इन सारी चीज़ों को चर्चा करें, तो फिर हम एक निष्कर्ष पर या लक्ष्य या दिशा के पर पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने ये बताया कि मानव शासन जो है वो से मुक्ति चाहता है और व्यवस्था का ध्रुवीकरण चाहता है। तो हर मानव जो अभी की व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था है। उस शासन व्यवस्था में व्यवस्था ना कहें, हम उसको अव्यवस्था ही कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वो अव्यवस्थित ही रूप से है, क्योंकि कोई भी दबावपूर्वक अपने पर कार्य नहीं होने देना चाहता है। इसलिए वो जो है वो शासन व्यवस्था नहीं है अभी की स्थिति में। इसलिए कहा कि हर मानव जो है वो शासन से मुक्ति चाहता है। तो पहले पार्ट में बाबा जी ने जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का चर्चा किया। चर्चा करने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बोला कि हम जो 3 बिंदु का कि मानव भय, प्रलोभन और संघर्ष से मुक्ति चाहता है, इस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लाभोन्माद, भोगोन्माद से मुक्ति चाहता है, इस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और शासन से मुक्ति चाहता है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। यही एक व्यवहारात्मक जनवाद का मुद्दा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट में अभिनय और उसका परिणाम के बारे में बताया कि हर मानव, आज की जो परिस्थिति में हर मानव अभिनय ही कर रहा है। तो जो जितना ज़्यादा अच्छा अभिनय करता है वो उतना अभी हम देखते हैं कि वो ज़्यादा ऊपर की ओर देखते हैं उसको। जैसे राजनेता हो गए या कलाकार हो गया, अभिनेता हो गए, इनको हम बहुत ऊपर श्रेष्ठ के रूप में देखते हैं। और वो जो अगर हम उसके अंदर जीवन में आके देखें तो वो बल्कि उस तरीके से नज़र नहीं आते जिस तरीके से वो हमको पेश होते हैं। तो इसलिए उन्होंने इन सारे अभिनय और उसके परिणाम के बारे में बताया है। और तीसरा जो उन्होंने कहा है कि व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप, यानी जो मानव का व्यवहार है वो किस रूप में होना चाहिए, उसका स्वरूप किस रूप में होना चाहिए। तो इसमें बाबा जी ने यहाँ से फिर हमको बताना शुरू किया है कि हमारा जो दिशा और लक्ष्य वो निश्चयन उसमें होना चाहिए। और उस दिशा और लक्ष्य में हम अगर कार्य करते हैं तब कहीं एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो इस पार्ट से उन्होंने सारी चीज़ों को बताना शुरू किया कि जनवाद किन किन विषयों पर होना चाहिए, किन विषयों पर जनवाद की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार है, और वो जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक समझदारी को उन्होंने फोकस किया है कि मानव जब तक समझदार नहीं होगा, जब तक वो उसमें समझदारी नहीं होगी, वो सफल नहीं हो सकता। समझदारी को ही मुख्य रूप से फोकस किया है। अगर वो समझदार होगा तभी एक सफल हो सकेगा। तो उन्होंने मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार इसके लिए बताया, व्यवस्था में जीने की बात बताई कि इस रूप में यदि वो समझदारी पूर्वक जीता है तब वो सफल हो सकता है। और यदि समझदारी से फिर उन्होंने बताया कि समाधान है, समझदारी से समाधान, और समाधान से फिर अपन सुख होते हैं। तो हर मानव सुखधर्मी है और सुख चाहता है और सुख तक वो पहुंचना चाहता है। उसके लिए उन्होंने सीढ़ी बताई है कि सबसे पहले उसको समझदार होना पड़ेगा। समझदार होने के बाद उसका जो फलन है उस रूप में समाधान के रूप में प्राप्त होगा, और समझदार का जो फलन है वो सुख के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया। तो हम इसमें ये बताया कि उन्होंने कि आखिर संवाद के मुद्दे होने क्या चाहिए। एक्चुअल में हम लोग जो संवाद करते हैं वो तो एक तर्क वितर्क ही है या वाद विवाद ही है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो अभी की व्यवस्था में है उसको में जो भी होता है, बातचीत होती है, मुख्य रूप से बातचीत या वाद विवाद के रूप में ही होता है। एक संवाद के रूप में जो सार्थक संवाद है उस रूप में नहीं हो पाता। तो संवाद में क्या क्या होना चाहिए, तो ये बताया उन्होंने कि मानव जो है वो युद्ध से मुक्ति चाहता है, इसलिए जो संवाद है उसमें युद्ध से मुक्ति के रूप में संवाद होना चाहिए। सर्वमानव एक इकाई है, वो जो है वो अपने आप को क्या करता है, पहचानना चाहता है। इसलिए जो संवाद का मुद्दा होना चाहिए कि वो इस रूप में कि कैसे वो अपने आप को सटीक रूप से पहचान सके, उस रूप में उसके जन चर्चा होनी चाहिए। उसी तरीके से हम देखें हैं कि मानव जो है हर कोई समानता चाहता है, वो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है और सत्य वक्ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस रूप में हो सकती हैं, उस पर एक संवाद का मुद्दा होता है। उसी तरीके से संवाद का मुद्दा ये हो सकता है कि जागृति मतलब जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो ये हम अपनी जागृति, क्योंकि ये सारा जो मुख्य रूप से हमने देखा ही था जब हमने मानव व्यवहार दर्शन और जो दर्शन की जो किताबें पढ़ी,
तो हमको जागृति के क्रम में ही है, हम लोग हैं और जागृति की ओर जाना है। तो इसलिए कहा कि जागृति में जो है वो संवाद इस रूप में होना चाहिए कि कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, इस रूप में अगर हम अपने जो संवाद है या अपनी जो बातचीत के मुद्दे हैं उसको इस रूप में यदि करेंगे तो एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से मुख्य रूप से और सबसे महत्वपूर्ण है पूरकता। तो पूरकता जो है हमारे संवाद का मुद्दा होना चाहिए कि हम एक दूसरे के कैसे पूरक हों। पूरक हुए बिना हम एक जागृति क्रम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए संवाद का मुद्दा ये होना चाहिए कि पूरकता कैसे हो, मतलब समाधान किस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे प्रकृति के बीच या चारों जो अवस्थाएं हैं एक दूसरे से कैसे संतुलित होके रह सकें, ताकि हम एक समाधान को प्राप्त कर सकें। तो समाधान में मुख्य रूप से तो वही है कि संविधान के 3 प्रश्न हैं कि क्यों, कैसे, कितना, इन सब चीज़ों की हमको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें अपने को पता चलती हैं तो समाधान हमको प्राप्त हो सकता है। तो क्यों यानी मूल कारण है कि क्यों ये मूल कारण है, कैसे यानी हम उसको प्रणाली, पद्धति और प्रक्रिया क्या है ये हम उसको जान सकें। इस पर हम एक चर्चा करेंगे तो हमको एक प्रक्रिया, पद्धति और प्रणाली की पता चलेगा। उसी तरीके से कितना यानी फल, परिणाम और हमारी जो तृप्ति है, जो आवश्यकता है उसकी तृप्ति हमको कितना चाहिए, कितना हमको मिले, कितना हम उसको पाएँ ताकि हम तृप्त हो सकें। तो ये जन चर्चा का या जन संवाद का मुद्दा हो सकता है। उसी तरीके से एक मुद्दा हो सकता है कि निरंतरता, अक्षुण्णता और निश्चयता, ये एक जन संवाद का मुद्दा हो सकता है कि कैसे हम निश्चयता प्राप्त कर सकें, कैसे हम निरंतर प्राप्त कर सकें और कैसे अखंडता या अक्षुण्णता को बनाए रख सकें। उसी तरीके से मूल्यों का है, मूल्यों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। जैसे चरित्र हुआ, नैतिकता हुआ, इन सारे मूल्य हैं, उसके आधार पर हम एक संवाद कर सकते हैं। उसी तरीके से लक्ष्य का है, लक्ष्य भी हम जो है संवाद का मुद्दा हो सकता है कि यदि कोई लक्ष्य है, एक लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, उसको कैसे हम प्राप्त करें, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, उसकी गति या उसका निश्चयन किस रूप में होना चाहिए। तो ये इसका विश्लेषणात्मक पूर्वक हम क्या करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमको एक लक्ष्य निर्धारित होगा, उसके आधार पर एक दिशा हमको निर्धारित करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे संवाद के मुद्दे हो सकते हैं। उसी तरीके से फिर बताया बाबा जी ने कि संवाद का आखिर आधार क्या है, संवाद का प्रयोजन क्या है या उसकी सार्थकता क्या होनी चाहिए। तो संवाद का आधार जो है वो क्या होना चाहिए। जैसे संवाद यदि कोई विषय पर हम कर रहे हैं तो उसको विश्लेषणात्मक रूप में करना चाहिए, उसका निष्कर्ष रूप हमको मिल सके, ऐसा अपने को संवाद करना चाहिए। उसी तरीके से और मुख्य एक मुद्दा हो सकता है कि हम सार्थकता को, जो भी संवाद हो एक सार्थकता के रूप में हो, उसका एक किसी न किसी रूप में हमको एक निष्कर्ष तक जो पहुंचाता हो। तो किसी भी सार्थक मुद्दे पर ही हम क्या कर सकें, एक संवाद करें। तो एक आधार ये हो सकता है सार्थकता, कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं उसकी सार्थकता क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या वो प्रेरणादायी है या प्रेरक है, ये हम देख सकते हैं। उसी तरीके से लक्ष्य को पहचान कर हम संवाद कर सकते हैं। उसी तरीके से दिशा को निर्धारित करने के लिए हम संवाद कर सकते हैं। क्यों, कैसे, कितना का उत्तर पाने के लिए संवाद कर सकते हैं। सार्थकता, जैसे अपन ये कहते हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, इसको कैसे बनाए, कैसे प्राप्त कर सके, ये संवाद का एक आधार हो सकता है। और एक संवाद का आधार ये हो सकता है कि हम समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये एक संवाद का मुद्दा हो सकता है। तो ये संवाद के आधार हैं, सारी चीज़ें इन विषयों पर हम क्या कर सकते हैं, संवाद और कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमको दी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा जी ने बताया है जो कि संवाद का आधार है, जिसके अब हम एक अच्छी चर्चा कर सकते हैं। और बाबा जी ने इस पाठ में बहुत मूल सूत्र जो दिया है वो ये दिया है कि मानवीयता का अध्ययन सुलभ होने के उपरांत ही सर्वसुलभ होना स्वाभाविक है। ये एक मूल सूत्र इनको दिया है बाबा जी ने कि हम सर्वसुलभ जब तक ये नहीं होगा, जब तक जन संवाद जो सर्वसुलभ के रूप में ना हो, तब तक उसका सार्थकता नहीं हो पाती करके। फिर उसके बाद आगे का पार्ट जो बाबा जी ने दिया है कि 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट 6 पार्ट में व्यवहार मानव परंपरा के साथ कैसे होगा, व्यवहारवादी विचार चर्चा कैसे करें, मानव का स्वरूप या प्रवृत्तियाँ कैसे हुए। मानव की प्रवृत्ति बहुत मुख्य रूप से तो यही है कि हमको हमारी प्रवृत्ति का परिमार्जन करना है। प्रवृत्ति को परिमार्जन करने के लिए ही सारी ये जन चर्चा है, सारा ये कार्य है। व्यवहारवादी कार्यकलाप और जन चर्चा की आवश्यकता, ये सारा विषय उन्होंने 8 अध्याय में बाबा जी ने इसको
रखा है और एक एक बिंदु सारी चीज़ों को स्पष्ट किया है कि कैसे किस रूप में हम उसको कर सकते हैं। और आखिर में तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा जी यही कहते हैं कि जो भी अपन एक संवाद करें, एक साथ रहें या परंपरा के रूप में सबको करें, तो जो भी हमारी मानव है उसको समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी पूर्वक मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य को भागीदारी के रूप में प्रमाणित करने के लिए प्रेरक है। यह सार्थक हो, सर्वसुलभ हो, मानव कुल अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सदा सिदा प्रमाणित होता रहे, यही कामना है, यही हमारी सबकी कामना है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। आज हम लोग 6 जुलाई 2020 को व्यवहारात्मक जनवाद के स्वयं के मूल्यांकन के लिए बैठे हैं। हमारे फैमिली में हम लोग अभी कोरोना लॉकडाउन में एक तरह से इस उत्सव को मना रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 4 दर्शन कंप्लीट कर लिया और अभी ये व्यवहारात्मक जनवाद जो किताब है वो आज खत्म की है। ऐसा लग रहा है कि 6 महीने का जो अध्ययन छुट्टी में शुरू होने वाला है वो कब आए और कब हम अपने इस पठन के दौर से निकल के वहाँ जा पाएँ। रही बात आज मेरे मूल्यांकन की, तो व्यवहारात्मक जनवाद जो किताब है, मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये समझ में आया कि ओवरऑल व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, तो अभी तक जो बात निकल के आई किताब पढ़ने से वो ये थी कि अब तक रहस्यवाद और भौतिकवाद इन दोनों में से हमको भक्ति विरक्ति या सुविधा संग्रह ही निकल के आता है। तो पहली बार ऐसा इस किताब को पढ़ने से ये मैसेज तो क्लियर कट आया कि समझदारी का ध्रुवीकरण हो गया, मतलब कि ज्ञान टोटली है क्या, वो फाइनल हो गया। कैसे फाइनल हो गया, तो 3 ज्ञान है ये इसमें से निकल के आया कि सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये 3 ज्ञान ही है, ये फाइनल है। और अब ये अध्ययन करने की वस्तु तो प्रस्तुत हो गई है सहअस्तित्ववाद और मध्यस्थ दर्शन के रूप में। अब जो कुछ हमारे पास कार्यक्रम है वो है इसका अध्ययन करना, एक विधि, एक प्रक्रिया, एक प्रणाली, एक पद्धति पूरी की पूरी दर्शन में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन के लिए दी गई है। ऐसा लगता है कि जनवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, ये संघर्षात्मक जनवाद से लेके आए कि संघर्षात्मक अभी जो पूरा जनवाद बोल रहे हैं, इसमें व्यवहारात्मक जनवाद का क्या मतलब हुआ, तो न्याय पूर्वक व्यवहार जो पाठ है उसको देख के बोल रहे हैं कि संघर्ष से निकल के हम व्यवहार की ओर आ पाए। व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, तो इसमें से ये निकल के आया कि अंतर्विरोध से मुक्ति के लिए है। एक और बात आई कि रहस्यवाद ने पूरी तरीके से इसको भक्ति विरक्ति और भौतिकवाद ने पूरी तरीके से इसको सुविधा संग्रह की ओर जो ले गए थे, तो उसको समाधान समृद्धि की ओर लेके जाने वाली जो बात है वो इससे मेरे को लगता है कि एक ध्यान दिया कि हाँ, चर्चा में हमको किन चर्चाओं को लेके जाना चाहिए। तो ऐसे ओवरऑल पूरा का पूरा वाङ्मय ये व्यवहारात्मक जनवाद पढ़ने से ये बात तो क्लियर हुई कि आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी। तो मुझे तो ये लगता है कि अध्ययन के लिए एक वातावरण की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वातावरण के लिए अभी जो यथास्थिति है, इसमें इस वातावरण के लिए हमको व्यवहारात्मक जनवाद को एक गाइडलाइन की तरह कि इसमें जो तरीके जो स्टेप्स दिए हैं, उन सभी तरीके स्टेप्स को अध्ययन के रूप में, अध्ययन अभ्यास के रूप में हमको अपने प्राथमिकता में लेके आना पड़ेगा। तो उससे ओवरऑल जो आइडिया है कि हाँ, हमको अपने आसपास के वातावरण के लिए इस जनवाद की बहुत ज़रूरत है। और आगे ऐसा लगता ही है कि अगर इसके अध्ययन पूर्वक हम अपने अंदर भाव विचार में स्थिरता देख पाएंगे, तो इसके लोकव्यापीकरण के लिए भी हम आगे दौड़ पाएंगे। तो पहला अध्याय है व्यवहारात्मक जनवाद क्यों, तो इसमें अंतर्विरोध से मुक्ति के लिए बात किए हैं। व्यवस्था रूपी जो व्यवहार है, मतलब जो व्यवहार करेंगे वो किसी व्यवस्था में हो पाएगा, इस बात की चर्चा तो शुरू हो कम से कम। फिर मानवाकांक्षा पर ध्यानाकर्षण कराना एक बड़ा भाग लगा मेरे को, जो कि इसमें बार बार लिखी रहे बाबा जी कि सभी मिलकर समझ सकते हैं, समझ के सफल हो सकते हैं। इस तरह की चर्चा तो शुरू हो, तो ये कम से कम इस किताब को पढ़ने से ये बात समझ में आएगी।
अध्याय 2 जो है वो अभिनय और उसका परिणाम की बात कर रहे हैं। तो अभी तक रहस्यवाद में भक्ति विरक्ति और भौतिकवाद में सुविधा संग्रह। तो बोल रहे हैं कि कोई समाधान समृद्धि की कोई जनचर्चा होनी चाहिए। तो साहित्य और कला जो अभी तक का पूरा एक अपराध और श्रृंगारिता की ओर लेके जो जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि इस सभी चीज़ों को हमको रिप्लेस करके एक सार्थक प्रयोजन की ओर लेके आना है। तो सार्थक प्रयोजन की ओर लेके आने से क्या होगा? तो सार्थक प्रयोजन की ओर लेके आने से जो अभी राज्य नीति, पूरा जो राजनेताएं जो हैं, जो दिशा विहीन काम कर रहे हैं, उनको कोई एक सार्थक दिशा की बात हो रही है। जो पूरा शिक्षा है जो कि प्रयोजन विहीन है, कर ही क्यों रहे हैं शिक्षा, तो उसको एक प्रयोजन मिल पाएगा। उसके अलावा जो धर्म नीति चाहे क्या बोल रहे हैं, जो तन मन धन है उसका सदुपयोग क्या है, तो अभी तो कुछ नहीं पता। रहस्यवाद बोल रहा है कि ये रहस्यमय है, और भौतिकवाद बोल रहा है कि कोई प्रयोजन नहीं है, खाओ पियो भोग करो। तो भोगना वगैरह के बजाय हमको ये पता चल रहा कि नहीं, जो साहित्य और कला है वो भी किसी प्रयोजन के अर्थ में, सार्थकता के अर्थ में हमको जनचर्चा में लेके आना है। अध्याय 3 है व्यवहारात्मक जनवाद का स्वरूप, जो कि मानव व्यवहार के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें लक्ष्य, दिशा, प्रवृत्ति की बात हो रही है। तो एक तरह से ये बात हो रही है कि संवेदनशीलता जो हम लोग भ्रमित अवस्था में उससे नियंत्रित है, बजाय वो हम संवेदनशीलता को नियंत्रित करें। तो इससे क्या होगा? तो ओवरऑल आइडिया ये है कि जो सुविधा संग्रह की जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो समाधान समृद्धि की ओर चले जाए। तो इसके लिए शुरुआत कैसे होगी? जनचर्चा से होगी। तो क्या होगा उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, विनिमय और उत्पादन, ये सारी की सारी चीज़ों का कुछ तो ढांचा खांचा चर्चा में तो आए कम से कम। तो ये यहाँ से शुरू होगा और फिर आखिरी तक जाना ही है। चौथा अध्याय व्यवहारादि विचार की चर्चा। तो इसमें ये समझ में आया कि मानवीयता आखिर है क्या, करना क्या है, तो एक ओवरऑल विचार क्या है टोटल। तो इससे समझ में आ रहा है कि हाँ, न्यायपूर्ण व्यवहार जीने के लिए हमको परस्परता में सामाजिकता का अभ्यास करना है। तो भ्रमित रहने का अभी जो हम लोग जो अपने पूरे कन्फ्यूजन को देख पा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो यहाँ ये पकड़ में आती है बात कि परंपरा जो अधूरी है, जो समझ हमारे पास अधूरी है शिक्षा के रूप में, व्यवस्था के रूप में, वही हमको भ्रमित रहने का कारण है। तो ऐसा कोई विचार ही सहअस्तित्ववाद के पहले हमको पूरा नहीं पढ़ पाया था, ऐसा मान सकते हैं। फिर 5वां अध्याय है मानव का मूल रूप प्रवृत्तियों के आधार पर है। तो यहाँ पे ये ध्यान दिला रहे हैं कि मानव आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और सामान्य आकांक्षा जो है, इन सभी को मिला के एक पूरा कंप्लीट जिंदगी है, जिसमें कि मानव आकांक्षा के लिए ही सारा डिज़ाइन है। तो जो समृद्धि वाला पार्ट है, समाधान वाला पार्ट है, ये सारे के एक पद्धति, एक प्रणाली, एक प्रक्रिया, एक नीति, ये सब चीज़ों की बात की है। इसकी आवश्यकता के लिए चर्चा की बात की है कि भाई चर्चा तो शुरू करें कि हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कैसे ये हम अचीव कर सकते हैं। छठा अध्याय है व्यवहार मानव परंपरा के साथ। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे परस्परता में लक्ष्य संपन्न होने के अर्थ में जो हम लोग प्रक्रियावाद संवाद कर रहे हैं, तो इसकी चर्चा शुरू करी जाए। जो संवेदना का नियंत्रण है वो संज्ञानशीलता से होगा। तो ये क्या है संज्ञानशीलता, ये संवेदना क्या है, आओ इसका चर्चा करें। तो ओवरऑल शिक्षा और चरित्र का पूरा जो स्वरूप निकल के आएगा, इसकी चर्चा की हमको बहुत मतलब ज़रूरत है। ये इसको पढ़ के समझ में आए। अध्याय 7 में व्यवहारवादी कार्यकलाप में जो है पूरा का पूरा मानवीयतापूर्ण आचरण कैसे हो सकता है मेरे अंदर, तो वो पूरी की पूरी बात हुई है। उसके अलावा जितने भी वाद, शास्त्र और दर्शन हैं, वो सभी का सूत्र रूप में, उसका एक सार रूप में, उसके बारे में उसका एक विश्लेषण वाला भाग रखे हैं कि क्या है, सभी कैसे जुड़ते हैं हमारे संवाद में और चर्चा में। इन सब बातों को प्राथमिकता में लेके आना कितना ज़रूरी है हमारे आकांक्षा को पूरी करने के लिए, जो कि मानव आकांक्षा है। इसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रथम सोपान से 10 सोपान तक के पूरे 5 आयाम को कैसे लिंक करना है, एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं देख पाया। और मेरे को ये भी समझ में आया है कि जो प्रथम सोपान है वो ही शुरुआत करने की पहली सीढ़ी है। तो सोपान का मतलब ही सीढ़ी हो रहा है, तो प्रथम सोपान हमारे लिए करने की चीज़ है। वहाँ पे एक बात पे ध्यान गया कि प्रथम सोपान हमारे प्रयोग की जगह है, समाज हमारे डिलीवर करने की जगह है। तो प्रथम सोपान में अगर कोई अधूरापन रह गया एक व्यक्ति में, प्रथम सोपान मतलब जो 10 लोगों का जो परिवार है, जो कि समझदारी के अर्थ में अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं या समझदार हैं,
तो वो लोगों को जो पहला परिवार है उसको बोल रहे हैं प्रथम सोपान। तो प्रथम सोपान में हमको सारे तरीके के ये बोलना चाहिए कि प्रयोग करने का अवसर है और आगे हमको डिलीवर करने हैं। वो व्यवस्था का भाग है, तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी जो बोल रहे हैं वो 5 सोपान है, जो आयाम है, 5 आयाम जो है व्यवस्था के, उसमें हमको व्यवस्था में भागीदारी को देख पाएंगे। 7वां अध्याय है व्यवहारादि कार्यकलाप। अच्छा ये हो गया। 8वां अध्याय है जन चर्चा की आवश्यकता। तो जन चर्चा की आवश्यकता का क्या मतलब हुआ, इसमें ओवरऑल जो मेरे को समझ में आया, ये आवश्यकता मतलब वातावरण बनाने के लिए का क्या मतलब है। जब शिक्षा संस्कार पूर्वक हम इस सहअस्तित्ववाद को अपने और अपने पूरे परिवार और समाज में लेके आएंगे, लोक व्यापीकरण भी कर पाएंगे, तो एक वातावरण बनाने का पूरा प्रोग्राम मेरे को इसमें दिखता है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि शिक्षा संस्कार पूर्वक बोध होने के या बोध होने तक के लिए ये जन चर्चा की आवश्यकता दिख रही है, जिसमें वास्तविकताओं का परखना और यथार्थता का पहचानना और सत्यता का स्वीकारना जो देख पाएंगे वो इसमें हम लोग देख पाएंगे। तो एक पूरी की पूरी विधि इसमें रखी है ऐसा। इसके बाद है उत्सव और क्रीड़ा और विनोद। तो इसके पूरे के पूरे सार्थकता वाले भाग और इसको कैसे हम इस अध्ययन अभ्यास में कर पाएंगे उसको डिटेल में रखे हैं। उसके बाद है मूल्यांकन और समीक्षा वाला भाग। तो मूल्यांकन की जो भी सार्थकता वाले भाग है, समीक्षा का जो आवश्यकता वाला भाग है, वो पूरा का पूरा इसमें मैं देख पाया। तो ओवरऑल व्यवहारात्मक जनवाद मुझे तो जो समझ में आया कि ये एक समझदारी के ध्रुवीकरण करने की बात है। यहाँ हम ये जान पाएंगे कि हाँ, ये 3 ज्ञान के रूप में फाइनल हो चुका है और ये 3 ज्ञान को अगर हम अपने चर्चा में भी लेके आएँ तो धीरे से एक वातावरण बनता है और आगे की कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, ऐसा मुझे समझ